बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो तीन मौजू हैं आज जिन पर हम बात करेंगे। एक तो वही कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस लेके जा रहे हैं पीटीआई वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, और वहां इनकी दाल मुझे गलती हुई नजर नहीं आ रही। और इन्हें खुद भी पता है कि बदनीयती के साथ ये लेके जा रहे हैं, लेकिन उससे मकासद क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जो मजमूम मकासद हैं वो बड़े अहम हैं, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजों के तकर्रर का जो तनाज़ा है, जो जुडिशल कमीशन में इख्तलाफात हो रहे हैं, लेटरबाजी हो रही है, ऑडियो लीक्स किए जा रहे हैं या ऑडियो जारी किए जा रहे हैं, तो इसका एक आसान सा हल है। हुकूमत थोड़ी सी तगड़ी हो जाए तो ये मामला ऐसे चुटकियों में, मिनटों में ये हल हो सकता है। असल में जूनियर जजों को ऊपर ले जाने का मकसद क्या है, दूसरे जजेस जो इख्तलाफ कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों के भी इल्म में होने चाहिए, मेरे इल्म में भी होने चाहिए। और फिर एक तीसरा मसला, और वही मसला जो हम पहले डिस्कस करेंगे, कि कल मैंने जिक्र किया था कि पंजाब असम्बली में जो स्पीकर का इलेक्शन है वो आइन को वायलेट करके वो करवाया गया है। आइन के आर्टिकल 226 के तहत वो सीक्रेट बैलेट के जरिए, जो खुफिया रायशुमारी के जरिए ये इलेक्शन होना होता है। लेकिन वहां सीरियल नंबर लगे हुए थे, यानी जो काउंटर फॉल है उस पर भी वही सीरियल नंबर है और बैलेट पेपर पे भी वही। अगर उनको टैली करना चाहे, कोई देखना चाहे, तो पता चल सकता है कि जनाब ये किस बंदे ने किसको वोट दिया है। और अब इसको चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। जो नून लीग हैं, उनके जो उम्मीदवार थे सैफुल मुल्क खोखर साहब, उन्होंने इसी नुक्ता को लेके ये चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। और यकम यानी पीर वाले दिन 1 अगस्त को 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब हैं और मिस्टर जस्टिस रहील कामरान शेख साहब जो हैं, उन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। अच्छा, इसका भी जो बंदोबस्त किया है ना, वो इनकी इस दरखास्त के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बंदोबस्त कर दिया हुआ है। इन्हों का तांगा खाली आ सकता लाहौर हाई कोर्ट तो मैं ये कह रहा हूं, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कोई ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं, पेशगोई कर सकता हूं कि 51% बल्कि इससे ज्यादा चांसेस हैं कि इनका वो सैफुल मुल्क खोखर और नून लीग या पीपल्स पार्टी इत्तेहाद जो है, इनकी दरखास्त जो है वहां से वो टांगा खाली आने के इम्कानात है। वो उसमें मैं तफसीली बात कर चुका हूं कि आइन क्या कहता है और मसला क्या है। अच्छा, अब मसला ये है जो बंदोबस्त सुप्रीम कोर्ट कर चुकी हुई है इनके लिए, वो थोड़ा सा आपको मैं याद करवाऊंगा तो आपको भी याद आ जाएगा वो मामला क्या था। तो वो तो 1 मिनट में आप भी नतीजे पर पहुंच जाएंगे जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। आपको याद होगा कि जब ये 2021 में मार्च में इलेक्शन होने थे सेनेट के, तो तब सदर साहब ने एक रेफरेंस भेज दिया था, और ये ज़ाहिर इनकी हुकूमत थी उस वक्त पीटीआई वालों की, तो एडवाइस किया उन्होंने, एक रेफरेंस भेज दिया और उन्होंने कहा जनाब के जो ये वोटिंग होनी है सेनेट के इलेक्शन में, तो ये आप ऐसा करें कि इसको जनाब सीक्रेट ना रखें, ओपन करें। क्या ये ओपन हो सकती है? इस तरह का एक सवाल जो है वो सदर साहब ने भेजा, और उस पे जो बेंच बना वो 5 रुकनी बेंच था। बेंच सुन लीजिए कौन थे उस वक्त के चीफ जस्टिस: गुलजार अहमद साहब, मशीर आलम खान साहब, और फिर उमरदा बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और याहिया अफरीदी साहब। 5वें रुकन जो थे वो 5 रुकनी बेंच बना था, याहिया अफरीदी साहब। तो याहिया अफरीदी साहब ने वो रेफरेंस पे ये राय दी थी। 4 जजों ने उसको ये कहा था कि 226 के तहत ये सीक्रेट बैलेटिंग है और जो इलेक्शन कमीशन है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक जो है वो इसको चलाए। यहां तक तो ओके, बात ठीक है। बड़ी कोशिश की थी एजाजुल एहसन साहब ने, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर लें, फलाना कर लें, उसके ऊपर सीरियल नंबर लग जाए और वो कोई जो कोड शोड है वो लग जाए, इस तरह की बातें शायद वहां होती रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा रहा कि नहीं जी, सीक्रेट का मतलब सीक्रेट है, कोई ऐसी निशानी नहीं लग सकती कि हम उसको बाद में पता चल जाए। तो वो उन्होंने 1 मार्च 2021 को जजमेंट दी थी। याहिया अफरीदी साहब जो थे उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने कहा नहीं,
ये तो सीधा सीधा 226 आर्टिकल है। वो लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बेल्ट के जरिए होंगे, खुफिया रायशुमारी के जरिए होंगे। इसमें क्या तशरीह करनी है हमने? उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया था, बाकी 4 ने कहा नहीं जनाब। अच्छा, उसमें उन्होंने जो रास्ता दिया इन लोगों को बार कोड का और ये सीरियल नंबर का, वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं माना। लेकिन अब यहां पंजाब में तो इनका अपना, इनके हाथ में था सारा कुछ। तो वो भाई जी उन्होंने ये कहा कि जहां तक उसका वो जो मुतलका पैरा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब, उसका 5 नंबर वो नुक्ता है, वो कहते हैं कि जहां तक सीक्रेट बैलेट का मामला है तो वो हम पहले ही, हमारी अदालत जो है एक फैसला दे चुकी हुई है, वो था नियाज अहमद केस। अच्छा, उसमें भी 5 रुकनी बेंच था। उस 5 रुकनी बेंच ने ये कहा था कि जो सीक्रेसी है, खुफिया रखना रायशुमारी को, ये मुतलक नहीं हो सकती, यानी कि मुकम्मल जिंदगी भर के लिए ये खुफिया नहीं रखा। कभी ना कभी इसने ओपन हो जाना होता है, ओपन हो जाती है, यानी एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होती। इसका मतलब यानी कि जो 226 है, अगर कि वो जो जजमेंट जिसका हवाला दिया है वो 1973 के आइन से पहले की है, लेकिन बहरहाल इन्होंने हवाला दे दिया, तो वो कहती है कि ये एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होती, मुतलक मुकम्मल सीक्रेसी नहीं होती। अगर लीक हो भी जाए तो खैर, ये इन्होंने कहा था। और इसके नतीजे में पीटीआई वालों ने बड़ी दरखास्तें दी थी, इलेक्शन कमीशन को कहा था। यहाँ से ये खान साहब ने उनके खिलाफ शुरू हो गए थे, आगाज कर दिया था खान साहब ने उनका, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर खास तौर पे। उस वक्त 2 सीटें खाली भी थी, तो ये खैर 3 रुकनी उस वक्त था, 2 सीटें खाली थी, वो बाद में शायद पुर हुई हैं। तो अब उसी की बुनियाद पे ये जो इनके कानूनी मशीर हैं, जो वहां इलेक्शन कमीशन से नहीं मनवा सके, ये काम उन्होंने पंजाब असेंबली में करवा दिया। उन्होंने सीरियल नंबर लगवा दिए। और मैंने कल भी बताया था, मेरी इतला के मुताबिक इनके लोगों को पता था कि जनाब जो इनके अरकान असेंबली हैं, इनको धमकी दी गई थी कि जनाब अगर इधर उधर हो गया, हमारे पास है, हम वो रिकॉर्ड निकलवा लेंगे, हम चेक करवा लेंगे। हमारे ज़्यादा स्पीकर भी इनका, वज़ीर आला भी इनका, और फिर इलेक्शन वहां जो अमला शमला है वो भी चौधरी परवेज इलाही का। तो वो बहरहाल चौधरी परवेज इलाही ने एक गैर कानूनी काम किया, वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा। तो ये उसी जजमेंट की बुनियाद पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो सदारती रेफरेंस में जारी की थी, ये गुलजार अहमद साहब जिसके हेड थे, उसी जजमेंट के जो मैं दिखाया है मैंने 5 नंबर नुक्ता, कि हम तो पहले कह चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होती, मुतलक सीक्रेसी नहीं होती। अगर लीक हो जाए तो खैर है, यानी अगर आप सीरियल नंबर लगा के रख लें, यानी मौके नहीं पता चलना चाहिए, बाद में अगर पता चलाना चाहे तो पता लग भी सकता है कि कोड बार लगा ले, कुछ कर ले, ये कर ले, ये सारा मामला है। यही वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही लेके ये जाएंगे, जो मौजूदा सत्यान खान साहब स्पीकर हैं और दीगर मुद्दालैन जो हैं, यही उनका दफा होगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होती, और ये हमने वो कोई मौके थोड़ा पता लगाया, वो तो बाद में अगर कोई चेकिंग हो, कोई जांच पड़ताल हो, फिर हो सकते हैं हमने वो बंद करके सील करके रख दिए, इसको खुफिया रायशुमारी ही समझा जाए। 226 की कोई वायलेशन नहीं हुई, क्योंकि 226 की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी सदारती रेफरेंस में, उसके तहत ये कोई जुर्म जो है वो नहीं बनता। अच्छा जी, अब बातें हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ ये लेके जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील जो है वो समझ लें, फिर ये समझ लें कि वो कैसे, किन बुनियादों पे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला लेके जाया जा सकता है। वो बहरहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, उनके बारे में आइन में ये लिख दिया गया कि उन्हें उनके ओहदों से नहीं हटाया जा सकता। एक ही तरीका है, वो कहते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस को हटाया जा सकता है, उसी तरीकाकार के तहत इनको हटाया जा सकता है ओहदे से, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। आइन के आर्टिकल 209 में ये बताया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील कैसे होगी, कौन कौन होगा उसमें। वो जनाब उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस उनके साथ होंगे, यानी 3 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान
उमर अता बंदयाल साहब और 2 सीनियर जजेस यानी जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद, जिन्होंने जुडिशियल कमीशन में उनके खिलाफ वोट छोड़ दिया था। उनके कुछ तफजात हैं इनके जो इंसाफ के पैमानों पर। और फिर उसमें शामिल होंगे 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहबान 2 हाई कोर्ट्स के, यानी उनकी टेन्योर जो है बतौर चीफ जस्टिस वो देखना है, उम्र शुमर नहीं देखनी उसकी। वो जनाब जो पहले नंबर पे आते हैं सीनियर मोस्ट जज, वो हैं अहमद अली शेख साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और फिर उसके बाद आते हैं अतर मनीला साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये इस तरह जो मैंने बता दिया कि बंदयाल साहब होंगे, काजी साहब होंगे और सरदार तारक मसूद साहब होंगे, अतर मनीला साहब होंगे और सिंध हाई कोर्ट वाले जो अहमद अली शेख साहब, ये 5 रुकनी जुडिशियल वो कहते हैं उसको जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो होगी, उसमें ये मामला लेके जाएंगे। और जो आइन का आर्टिकल 209 है उसका सब आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है कि अगर कोई जिस्मानी और जहनी तौर पे मजबूर हो, ऐਵੇਂ नहीं जो कि रेफरेंस फाइल कर देना, या उसने कोई मिसकंडक्ट किया हो, बदनवानी की हो, इस बुनियाद पे रेफरेंस फाइल हो सकता है। सदर भी भेज सकता है अपनी इतला पे, या खुद भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है, या किसी की इतला पे भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जो दरखास्त है ये तरमीम की गई है, इसमें पहले जो होता था वो इसको सिर्फ सदर ही रेफरेंस भेज सकता था, अब उन्होंने कर दिया क्योंकि वो आम बंदा भी शिकायत लेके जा सकता है और आम शिकायत पे फिर वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और वो जैसे लाहौर हाई कोर्ट के इरफान साहब थे, फरक इरफान साहब, उनको निकाला, इस तरह के दरखास्त साकम साहब ने बड़े वारदातें डाली थी उस दौर में। तो खैर जो भी, और खुद भी कार्रवाई कर सकती है। तो वहां मिसकंडक्ट उनका कोई है नहीं, कोई मिसकंडक्ट सामने नहीं आ रहा। ये है वो मुलाकातें कर ली, भाई ये खबरें मौजूद हैं जिसकी तरदीद नहीं हुई। और ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि ऐसी खबर जो पहले तो ऐसी खबर यानी कि माड़े मोटे अखबार की मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो आ जाए, उसकी तरदीद ना हो तो उस खबर को दुरुस्त समझा जाएगा। ये खबरें मौजूद हैं कि जनाब अपनी वजारत उज़्मा के दौर में खान साहब तरले मारते रहे कि मैंने खुफिया मीटिंग कर लो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिनते शिनते करते रहे कि मेरे साथ खुफिया मीटिंग कर लें कि भाई जी आपकी मेहरबानी, वो फॉरेन फंडिंग वाला केस ही मामला सारा था ना, तो वो अब वो बात नहीं बनी। अब जो अपोजिशन वाले हैं ये गए हैं कि जनाब जल्दी फैसला कर दें, ये इलेक्शन कमीशन की मुलाकातें को ममनुआ मुलाकातें नहीं है, वो अपने दफ्तर में किसी से भी मिल सकते हैं। अब कह रहे हैं देखें जनाब ये उनसे मिले हैं इसलिए वो जल्दी जल्दी फैसला कर रहा है। भाई अगर आप सच्चे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? और सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग बैठे हैं, वो आप दादरसी के लिए भी जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, कभी 8 साल लटकाया, 50-60 मरतबा इल्तवा लिया, स्टे लिए, वकील बदले, बयान अल्फी बदले, बयानात बदले, तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर खान साहब के खिलाफ है, पीटीआई के खिलाफ है। और ये कह रहे हैं नविश्ता दीवार है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये फैसला खान साहब के खिलाफ ही आना है। बहरहाल ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अब वो इसलिए चले गए हैं जनाब उसको पकड़ ले जाके। और भाई अगर ये मुलाकातें ही किसी को नहल करने के लिए होती हैं तो आपको याद होगा कि जब मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस बने, अभी हलफ उठा के आए थे, तो शहजाद अकबर साहब उनसे मिलने के लिए आ गए थे, याद है आपको? वो मुलाकात बंद कमरे में हुई थी, तो फिर वहां से भी रेफरेंस शुरू कर दे। ऐसे तो हर मुलाकात में चीफ जस्टिस से लोगों की मुलाकातें होती हैं, हमारी मुलाकातें हो जाती हैं, बाज़ का साहब भी जाके मिल लेते हैं, वहां ऐसी बातें भी हो जाती हैं कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ आप तो इंडियन अदालत का वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मामला लीजिए, कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि राजा सिकंदर सुल्तान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको जुडिशियल कमीशन के जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए हटाया जा सके। और फिर मैंने जो उसकी मेंबरान है वो भी बता दिए अपराइट आदमी है, चीफ जस्टिस के पास में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि नोटिस जारी कर दे। अब ये फायदा क्या था? अच्छा हाँ, अगर ये मुलाकातें ही गलत हैं तो वो जो खबरें आ रही हैं कि जनाब एक जज साहब मिले हैं किसी वजीर से और उन्होंने कहा कि जनाब ये हो लेने दें, तकर्रियाँ शकर्रियाँ जो हैं, जो हम अपनी मर्जी के जज ले जाना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। उसमें बहुत सारे इशारे भी हैं कि कौन हो सकता है जिससे मुलाकात होगी, या हो सकता है
کہ کوئی لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے جج ہوں، چیف جسٹس نہ کوئی اور ہو، اور ان کا اور ان کے جو وزیر قانون ہیں اعظم تارڑ، ان کے چیمبر ایک ہی جگہ پہ ہوں، ساتھ ساتھ ہوں، وہ سیف پلازا پتہ نہیں کیا ہے وہاں پہ، وہاں چیمبر ان کے ساتھ ساتھ ہوں، کوئی بڑے اچھے تعلقات رہے ہوں، ایک دوسروں کے وہ چیمبروں کے افتتاح میں بھی شامل ہوئے ہوں، اس طرح کی باتیں شاید جو بہرحال پھر تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے ریفرنس۔ جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ آپ اس کے ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، نہ آپ کا کوئی معاملے کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفرنس دائر کریں گے، ریفرنس دائر کرنے کے بعد سٹے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، یہ کہیں گے کہ بھائی جی وہ ہمارا جو ذاتی معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ، چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری جو ذاتی انعاد بن گیا ہے، وہ تو وجہ انعاد بنا رہے ہیں کہ جناب اس لیے ہمارے خلاف ججمنٹ دے دے گا وہ کہ ہم نے اس کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرنس بھیج دیا ہوا ہے۔ جناب سپریم کورٹ صاحب آپ اپنے 3-4 جج بٹھائیں اور سٹے کر دیں کہ جناب جب تک سپریم جوڈیشل کونسل جو فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک وہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا، یا اس طرح کوئی بھی ججمنٹ، کوئی بھی یہ حکم امتناعی کی کوشش کریں گے۔ یہ بدنیتی ہے اس کے پیچھے، یہ سب کو پتا ہے کہ ان کو نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ یہ میں پیچھے وہی کر رہا ہوں کہ ریفرنس کے ذریعے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اور لیکن جو انہوں نے کاروائی ڈالنی ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے کہ جناب یہ کیونکہ ہمارے ذاتی آپس میں ایک مقدمے بازی شروع ہو گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس لیے اس کو روک دیں کہ ہمارے خلاف کاروائی نہ کرے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی نہ کرے۔ یہ ان کی واردات ہے، ایسے وارداتی ہیں یہ۔ اور پھر یار یہ ملک شلک کے لیے بس ایسے ہی ہے، وہ ان کی وجہ سے ان کو پتا تھا، انہوں نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد والی کاروائی شروع ہوگی تو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو بھی معاہدے شاہدے تھے ان کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپریل میں وہ قسط ملنی تھی، ان کی وائلیشن کی وجہ سے انہوں نے قسط روک لی، اور پھر آج تک یہ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ان کی نیگوشیشن ہو رہی تھی، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب آئی ایم ایف نے اگر جو کو معاہدہ شاہدہ کیا نا، نیا کوئی بادشاہت کی تو ہم نے نہیں ماننا حکومت میں آ کے۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف نے اگر امریکہ سے کہا ہے کہ جناب ڈپٹی وزیر خارجہ وغیرہ سے کہ جناب انہوں نے کہو آئی ایم ایف نو کے بندے بن جائیں، معاہدہ ہو گیا ہے تھلیلی سطح تھا دے دن قسط، اس پہ بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں ہو ریاست کمزور ہوگی، دفاع کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا چلو یہ تو ہو گیا معاملہ وہ والا کہ ان کی نیت کیا ہے، اصل میں بد نیتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ججز تنازع پہ۔ ججز تنازع کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم خیال ججز کی ہم بات کرتے ہیں، حکومت کے بھی تفضیلات یہ ہیں کہ جج سارے جج ہوتے ہیں، حلف اٹھانے کے بعد نہیں کہنا چاہیے کہ جناب وہ خاص ذہن کے اور خاص خیال کے حامل لوگ ہیں۔ تو کو یہ رکھنی چاہیے، نیت یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اوکے جناب آئین اور قانون اور اپنے حلف کے مطابق، لیکن معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ یہاں سے ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہی بینچ، ایک ہی طرح کے بینچ میں شامل لوگ، ایک ہی طرح کے فیصلے، ایک ہی فریق کی۔ تو یہ ماضی میں تھوڑا سا جائیں 1930 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں امریکہ میں، اور وہاں جو سپریم کورٹ تھی اس نے بھی بڑا تنگ کیا ہوا تھا حکومت کو۔ 9 جج ہوتے ہیں اس کے، تو وہ تنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 9 جج ہیں، اکثریت جو تھی وہ حکومت مخالف ججز کی تھی وہاں پہ۔ تو اس وقت روز ویلٹ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے عدالتی اصلاحات کا بل جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اس کو عرف عام میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ پلان۔ یعنی یہ تھا ان کا منصوبہ، صدر صاحب نے یہ بنایا کہ جناب یہ 9 ہیں، ان میں سے 4 ہمارے 5 جو ہیں وہ ہمارے خلاف ووٹ دیتے رہتے ہیں، تو فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیک کر دیتے ہیں اس کو، اپنی پسند کے ججوں سے بھر دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، تاکہ کل کو کوئی معاملہ آئے تو ہمارے جج وہاں بیٹھے ہوں گے، تو ہمارے وہ اس طریقے سے قوانین یا اقدامات سیٹیسفائڈ نہیں کر سکے گی سپریم کورٹ۔ تو یہ 1937 میں وہ کورٹ پیکنگ پلان جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ تو پھر ججز جو ہیں وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کچھ ہاتھ جو ہے نا وہ کیس کوس جو آیا ان کے پاس، انہوں نے ہاتھ تھوڑا سا ہولا کر دیا۔ تو اس پہ پھر ایک مزان گار تھے، نام میرا ان کے ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے وہ کہا تھا کہ دی سوئچ ان ٹائم دیٹ سیوڈ 9، یعنی کہ انہوں نے بولا تھا جیسے وہ سوئچ ان ٹائم والا نہیں، اس کو انہوں نے بدل دیا کہ اپنے
बर वक्त उन्होंने पलटा खाया जजों ने, और उन्होंने अपने आप को 9 जो है उनको 9 जजों को बचा लिया। अच्छा, अब ये कह रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये 4 सीटों पे 5, एक सीट तो खत्म होनी है ना, खाली होनी है 13 अगस्त को, जब सजाद अली शाह साहब ने चले जाना है। तो वो कहते हैं कि जनाब अभी 5 की 5 तकरीरें माजी में होती ही रही हैं, तकरीरें इसको छोड़ देते हैं बात को। तो ये अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम ख्याल शायद लोगों को लाना चाह रहे हैं, और तो कोई ये कानून में कोई आइन में ऐसी पाबंदी नहीं है कि जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन ख्याल ये है कि शायद ये हम ख्याल लोगों को, अपनी मनपसंद लोगों को वहां भर देना चाहते हैं, जैसे वो कोर्ट पैकिंग प्लान के तहत कि आइंदा आने वाले 10, 15, 20 सालों में अब ये हमारे ही लोग आते रहे, हमारे ही चीफ जस्टिस आते रहे, इस तरह की बात से चल रही है। तो इसको रोकने का एक आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका ये है कि आइन के आर्टिकल जो 176 है उसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तश्कील कैसी होती है। आइन का आर्टिकल 176 ये कहता है कि उससे मुराद चीफ जस्टिस और जजेस, और जजेस की तादाद जो है वो उसका तयन पार्लियामेंट जो है एक कानून के जरिए करेगी कि कितने जज होने चाहिए, और फिर या जब तक कानून नहीं बनता तब तक सदर जो है वो तादाद का तयन करेगा, और सदर ने आइन के आर्टिकल 48 के तहत ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट काम करना, यानी कबीना लिखेगी कि जनाब आप इतने जज हैं, इनके बजाय इतने होने चाहिए, 17 के बजाय 20 होने चाहिए, जो कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ था। ये एक दफा रौला पड़ भी चुका हुआ है। ये नवाज शरीफ का दौर था, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों को, जो चीफ जस्टिस थे शेख रियाज, मुनीर शेख और आरिफ चौधरी, उनको ले जाना चाहते थे। इन्होंने रोक दिया, नहीं ले जाना देना जी, रोला पड़ गया हुकूमत के साथ, और हुकूमत ने फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद ही 17 के बजाय 15 कर दी इस इख्तियार के तहत। तो फिर रोला चला पड़ गया। बहरहाल वो जब तादाद ही कम हो गई तो 3 जा ही नहीं सकते थे। ये खैर एक हो गया, फिर उसका मामला कैसे सुलह सलाह हुई, बहुत कुछ हो गया। उस वक्त डार्लिंग चौधरी फारूक ने बड़ा किरदार अदा किया इसमें। तो अब उस वक्त फिर ना इन्होंने कानून एक बना लिया, उसका नाम रखा इन्होंने द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997। 1997 में यह कानून बना कि जनाब 17 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और फिर वो तो आपको पता है कि राहत जज वो भर्ती किए जा सकते हैं बहुत सारे। तो अब इस तनाज़ा से बचने का एक आसान सा हुकूमत के पास तरीका है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट है 1997 उसमें तरमीम कर लें। वहां जो 17 लिखे हुए हैं कहते 13 जज होंगे, 13 जजों के साथ काम चलाएं। सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है वो 9 जजों के साथ काम कर रही है, और उसकी एक रियासत पूरे पाकिस्तान से बड़ी है। तो ये आप इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो वो ये आप ऐसे कर लें कि अगर ये रोना ही मुक जाए कि हर दूसरे दिन लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे से जनाब वो कपड़े उतारने, वो कभी वो कहते हैं ये चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं चीफ जस्टिस कह रहे हैं वो तो जजेस गड़बड़ कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल वजीर कानून कुछ और कह रहे हैं। सारा एक बिला वजह एक तासर कि शायद ये कोर्ट पैकिंग प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा है। तो उसका एक ही तरीका है कि वो कह दे नहीं भाई बस 13 जज ने, और फिर बाद में जो सीनियर मोस्ट अतर मनीला साहब जो है उनको ले जाए सुप्रीम कोर्ट में, जब सजाद अली शाह साहब खाली हो जाए तो फिर वो कहेंगे ना वो हो 13 जज, वो तो बड़े पेंडिंग केस बड़े हैं, उसके लिए जो ढाक जजों वाला ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर ले। ढाक जज लाए, उनको कहेंगे जनाब आपने सिर्फ ये मुकदमा जो है ना अपीलेश बिले जो पड़ी हुई है पेंडिंग, सिर्फ यही सुननी है, आपने आईनी मामला में दखल शक्ल ना दिलवाए उनसे, तो वो कर ले। वो 13 जजों की सुप्रीम कोर्ट एक मुकर्रर कर दें, कानून के तहत इनके पास इख्तियार है, या कानून में तरमीम कर लें या ऑर्डिनेंस लें, फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस लें। सदर कितने दिन रोक सकता है? 15 दिन एक दफा रोक सकता है, 10 दिन 2 दिन फिर रोक सकता है। ये तो इसका बेहतरीन हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशियल कमीशन में जो लड़ाइयां हैं उसको रोकने के लिए ये तादाद ही कम कर दे कि 13 जज। ये आसान हल है, लेकिन हुकूमत में पता नहीं जान इतनी है या नहीं है। फिर वो कहते चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज तो हो जाए यार, वो बात की बात है। आप तो कुछ करें ना,
اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔